हेलो गाइस। आज मैं रेन गार्ड इमोर्टल का चैप्टर नंबर 501 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ पर होती है जहाँ पर अलसीर वांगलिन को एंसेस्ट्रल स्पिरिट की पूजा करने के लिए अपने फॉरबिडन स्पेल में ले जाने के लिए बोलता है। उसके बाद अलसीर ने अपनी आस्तीन झटकी और तुरंत ही 7 रंगों वाला एक बादल प्रकट हुआ। उस बादल ने वांगलिन को ढक लिया, सीधा हेवेनली फैक्ट के मुख्य भाग की ओर ले गया। वांगलिन उस 7 रंगों के बादल के भीतर खड़ा था। नीचे पहाड़ और नदियां तेजी से पीछे छूटने जा रहे थे। बस कुछ ही सांसों के समय में वह बादल हेवेनली फैक्ट सेक्ट के अलग अलग विभागों को पार करता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंच गया। उसके सामने जो दृश्य आया वह इतना भव्य था कि मानो कैलेस्ट्रियल रियलम से भी ज्यादा अद्भुत हो। सामने 3 विशाल पर्वत खड़े थे जो बादलों से भी ऊंचे थे। बीच वाला पर्वत एकदम सफेद था। जब उस पर सूर्य की किरण पड़ती तो इतनी तेज चमक निकलती कि देखने वाला आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाता। उस पर्वत पर जगह जगह हरियाली भी फैली हुई थी। उससे उसका सौंदर्य और बढ़ गया था। उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह पूरा बर्फ से ढका हुआ था। यह साधारण बर्फ नहीं थी बल्कि 9 घोस्ट स्नो थी जो 10,000 साल तक भी नहीं पिघलती। अगर कोई साधारण इंसान उस बर्फ के 1000 फुट पास भी गया तो तुरंत ही बर्फ का पुतला बन जाएगा। भले ही वांगलिन बादल के भीतर था, फिर भी वह उसकी बर्फीली आभा को साफ महसूस कर पा रहा था। बीच का पर्वत जहाँ एकदम सफेद था, वहीं उसके दोनों ओर खड़े पर्वत पूरे काले थे। उन पर लगातार काली बर्फ गिर रही थी जो कभी खत्म होती नजर नहीं आती। सफेद और काले पर्वत का यह विरोधाभास दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो किसी देवता ने आकाश और धरती की शक्ति से कोई अदृश्य चित्र बना दिया हो। एक जीवंत ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन पेंटिंग। वांगलिन ने इस दृश्य को गहराई से देखा और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। अलसीर ने फिर उसकी आस्तीन हिलाई। 7 रंगों वाला बादल तुरंत ही गायब हो गया और बाहर की ठंडी आभा धीरे धीरे वांगलिन को घेरने लगी। लेकिन वांगलिन की अभिव्यक्ति बिल्कुल सामान्य रही। उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को चलाया और शरीर के चारों ओर एक प्रकाश पर्दा बना लिया। ठंडी आभा थोड़ी देर तक उस पर मंडराई और फिर मिट गई। अलसीर ने दोनों हाथ पीछे बांधकर उन तीनों पर्वतों की ओर देखा और पूछा, वांगलिन, इस स्थान के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वांगलिन ने थोड़ा सोचा और फिर ठंडी आभा बहुत प्रबल है। वांगलिन ने थोड़ा सोचकर बोला, यहाँ की ठंडी आभा बहुत प्रबल है। यह स्थान उन सभी साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त है जो ठंड या इन ऊर्जा से जुड़ी है। अलसीर हल्का मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही? वांगलिन ने सिर झुकाकर कहा, शिष्य का ज्ञान सीमित है, इसी से अधिक नहीं समझ पा रहा। अलसीर ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा स्वयं तय करता हूँ कि कौन सा फॉरबिडन स्पेल किसे सीखना है, लेकिन अगर तुम इस पर्वत का असली रहस्य देख पाओ तो मैं तुम्हें नियम तोड़कर तुम्हें अपनी पसंद का मंत्र चुनने दूंगा। वांगलिन, क्या तुम्हें लालच नहीं होता? वांगलिन ने शांत भाव से सिर उठाया और कहा, गुरु की आज्ञा हो तुम शिष्य कैसे मना कर सकता है? उसने बाएं पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पर्वत पूरी तरह काला है और इस पर जो बर्फ गिर रही है वह भी काली है, लेकिन यह बर्फ ठंडी नहीं है। इसलिए जब इसकी तुलना बीच वाले सफ़ेद बर्फ से की जाती है तो एक विचित्र माहौल बनता है। अलसीर ने सामान्य स्वर में कहा, अच्छा, आगे कहो।
वांगलिन ने दाएं पर्वत की ओर इशारा किया और कहा, यह पर्वत तो और भी अजीब है। इसमें मुझे जीवन की आभा का आभास हो रहा है, लेकिन हर चीज में जीवन होता है। यह पहली बार है जब मैंने किसी पर्वत का जीवन महसूस किया है। अलसीर का चेहरा अब भी शांत रहा और उसने कहा, बस इतना ही? अगर यही सब है तो तुम्हें अभी फॉरबिडन स्पेल चुनने का अधिकार नहीं। वांगलिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुरुजी, ये दोनों पर्वत असली नहीं हैं। यह सुनते ही अलसीर की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर भी वह हंसा और वांगलिन को लेकर बिजली जैसी गति से बीच वाले पर्वत की ओर बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा, यह बालक मानसिक रूप से अत्यंत प्रबल और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मध्य चरण में रहते हुए भी मेरे मंत्र का रहस्य देख लेना बहुत ही दुर्लभ बात है। वांगलिन बाहर से सामान्य दिखा, लेकिन भीतर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने प्राचीन देवता तुलसी की एक स्मृति याद आई। वह तुलसी का 9वां और अंतिम प्रयास था, जब उसने एक खजाना बनाया था। एक ट्रीडेंट। तुलसी ने अनगिनत दुर्लभ सामग्रियों से उसे गाढ़ा था, फिर उसे आत्मा नहीं बनी थी। इसलिए उसने अपनी प्राचीन देवरक्त की एक बूंद उस पर टपकाई और उसे विशाल ग्रह पर फेंक दिया। वह ट्रीडेंट 3 आकाशभेदी पर्वतों में बदल गया, जिस धीरे धीरे उनमें पर्वत आत्मा जन्म लेने वाली थी। तुलसी का इरादा था कि जब उसकी साधना पूरी हो जाएगी तब वह लौटकर इस खजाने को प्राप्त करेगा। आज के ये 3 पर्वत बिल्कुल उसी दृश्य जैसे हैं, लेकिन वांगलिन जानता था कि यह वही ट्रीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में केवल एक पर्वत असली था और बाकी दोनों भ्रम थे। जब वे पर्वत के तल पर पहुंचे तो अलसीर ने कहा, वांगलिन, गुरु तुम्हारा इंतजार ऊपर करेगा। तुम टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकते। जितनी जल्दी ऊपर पहुंचोगे उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा, परंतु अंतिम 100 सीढ़ियाँ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। वही क्षेत्र है जिसे मैं सेटल लैंड ऑफ कैलेस्ट्रियल कहता हूँ। यह कहकर अलसीर अचानक एक कदम में ही गायब हो गया। वांगलिन ने सफ़ेद पर्वत की चोटी की ओर देखा। बर्फ लगातार गिर रही थी। ऊपर देखने पर ऐसा भ्रम होता था मानो असंख्य सफ़ेद तलवारें आकाश से बरस रही हों। उसने अपनी दृष्टि नीचे की और पहले थोड़ी देर साधना में बैठ गया। एक अगरबत्ती के समय के बाद उसने आंखें खोली। उसकी दृष्टि अब पूरी तरह शांत थी। फिर वह धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ना शुरू हुआ। हवा बर्फीली थी। बर्फ उसकी हड्डियों तक जमा रही थी, पर उसके कदम स्थिर थे। वह पर्वत की सतह से 3 इंच ऊपर तैरते हुए चलता जा रहा था। टेलीपोर्ट करना संभव था, लेकिन यह गुरु की परीक्षा थी। टेलीपोर्ट करना असफलता के बराबर होता। इसलिए वांगलिन ने एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाना जारी रखा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, ठंड और प्रबल होती गई। जब वह शिखर से 100 कदम दूर पहुंचा तो रुक गया। उसने गहरी सांस छोड़ी। तुरंत ही इसकी सांस 3 इंच पर ही बर्फ बन गई और घनघनाहट की आवाज़ के साथ टूट गई। उसने ऊपर देखा। 100 कदम आगे एक टावर खड़ा था। उस पर बर्फ जमी हुई थी और 7 रंगों की रोशनी बिखेरा रहा था। सैटर्न लैंड ऑफ कैलेस्ट्रियल। वांगलिन की आंखें ठंडी हो गई। उसने गंभीरता से सोचकर पहली बार अपने पैरों को पर्वत पर रखा। जैसे ही उसका पैर पड़ा, उसे लगा जैसे जमीन पर बिल्कुल घर्षण नहीं है। उसका पैर फिसलने ही वाला था और वांगलिन ने ठंडी सांस लेकर जमीन को 1 इंच तोड़ दिया और मजबूत आधार बना लिया। तभी जमीन से एक असहनीय शीतल आभा उसके पैरों से उसके शरीर में दौड़ गई। उसी क्षण उसकी आत्मा से दिव्य चेतना उमड़ी और उस ठंड को पीछे धकेलकर पर्वत की ओर लौटा दिया। वह हंसा और बोला,
यह ठंड मेरे हृदय से ठंडी नहीं। यदि यह मेरे हृदय को जमा नहीं सकती तो मेरे शरीर और आत्मा को कैसे जमाएगी। यह तो मजाक है। अब उसकी आंखों में ठंडक और भी गहरी हो गई। उसने चारों ओर बर्फीली हवा 3 इंच दूर की मिट जाती थी। वांग लिन एक एक करके गड़गड़ाते हुए शिखर की ओर बढ़ने लगा। ये मतलब वांग लिन एक एक कदम शिखर की ओर ऊपर चढ़ने लगा। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।